नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने 150 मिलियन से अधिक लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए लगभग 40 मिलियन घर दिए हैं। वहीं यह ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का लगभग 6 गुना है। हमने मेड इन इंडिया कोविड टीकों की 2.2 बिलियन खुराक से अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। We have given nearly 40 million homes to provide shelter to over 150 million people. That is nearly 6 times the population of Australia. We run a national health insurance program that ensures free medical treatment for about 500 million people. $500 million people, that is greater than the population of South America. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive. Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. We have तो वहीं विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि हम लोग एक है। ममता लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चेबंदी के लिए 15 बीजेपी विरोधी दलों का पटना में महाजुटान हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर करीब 3.25 घंटे तक विपक्ष की बैठक चली। बैठक में नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन फैसला अगली बैठक में होगा। वहीं अगली बैठक जुलाई में शिमला में होगी। पटना की बैठक की शुरुआत में ही ममता बनर्जी नेताओं से महत्वाकांक्षा का त्याग करने की बात करके मीटिंग का टोन सेट कर दिया था। सबको कुर्बानी देनी होगी तभी विपक्ष एकजुट होगा। वहीं ममता ने कल लालू यादव से मुलाकात के बाद भी कहा था कि एक के खिलाफ एक लड़ेगा। जो नीतीश के एंगस्टर 1 के फॉर्मूले को टीएमसी का समर्थन माना जा रहा है। बैठक में जहां शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने दिल्ली के अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल की आपको समर्थन देने की बात उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल के धारा 370 पर आपका रुख साफ करने को कहा। केजरीवाल ने अपने भाषण में दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश की चर्चा और राज्यसभा में सबका समर्थन मांगा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। आज पटना और बिहार नए राजनीतिक नव जागरण का गवाह बन रहा है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और मैं जानता हूं
कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं। शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक़्तिदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, और काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहां लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है
और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक। बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा, ऐसा होता है। तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर ये तो टेंटेटिव है, लेकिन 12 एक 2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहां पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे। खंड के मुख्यमंत्री कुछ बोल दीजिए, बोलना दीजिए भाई। पत्रकार मित्रों, आज पूरे देश भर से यहाँ पर जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, वो नेता कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कुल मिला के कहा जाए कि वर्तमान देश के हालात को लेकर आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तो हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो वैसे चर्चा हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाई दे। तो वहीं विपक्षी एकता को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपको बताते चले कि इसको लेकर लगातार विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। वहीं इस दौरान विपक्ष ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। से बाहर भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल तो कि यूपी के अंदर क्या अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीट छोड़ेंगे, सवाल तो ये है ना। देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी विपक्षी एकता का मतलब यह है कि हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस हमारी मदद करे। यानी बंगाल में कांग्रेस चुनाव न लड़े, वो हमारी मदद करे। यूपी के अंदर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस उनकी मदद करे। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस उनकी मदद करे। तो यहाँ तो विपक्षी एकता का मतलब है कि कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जाए, कांग्रेस कहीं चुनाव न लड़े और केवल क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल सर, मान लीजिए कि आज जो सहमति बनी कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर चुनाव लड़ते हैं 2024 में, तो आप परिणाम क्या देख रहे हैं? क्या बीजेपी इसके पहले भी तो यूपी के अंदर मिलकर चुनाव लड़े थे ना, तो क्या परिणाम निकला? एक बात और, आरएलडी जो है वो इस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है आरएलडी, और 6 दल हैं जो कि शामिल ही नहीं हुए। यानी 6 दल हैं, चाहे वो बीजू जनता दल हो, केसीआर, ऐसे 6 दल हैं जो विपक्ष में जो इसमें शामिल नहीं हुए। ये परिवारवाद, भाई भाई भतीजावाद का मीटिंग हो रहा है, भ्रष्टाचारियों का मीटिंग हो रहा है। इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगली बार मोदी जी 400 पार। I don't know. You see, we don't want Mr. Narendra Modi to again become the Prime Minister of this great country of ours in 2024.
and for that we definitely will be using our whatever efforts which are there. But this particular meeting which is being held today in Patna, what is the track record of all these political leaders who have assembled over there? Isn't it right that because of Congress, BJP came back into power twice? Isn't it right to say that Mr. Nitish Kumar was the railway minister when Godhra happened, and he continued to be with BJP when the Gujarat genocide and program happened? He became chief minister because of alliance with BJP. He left BJP, formed Mahagathbandhan, became the chief minister, again left them, joined BJP, now again he has left them. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर जम्मू में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज बहुत समय के बाद भारत को, अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति है। माताओं, भाइयों, बहनों, ढेर सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एग्रीमेंट हो रहे हैं, और ढेर सारी बड़ी कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित है। ये नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था, उसको 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था सिर्फ 9 साल। जेपी नड्डा ओडिशा के कालाहांडी में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में मोदी जी की प्रशंसा होती है तो यहाँ कांग्रेसी नेताओं के पेट में मरोड़ मचती है। उनको पसंद नहीं आता है कि दुनिया में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है और देश की प्रशंसा हो रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुझे अपने बचपन का दिन याद आ गया। मेरी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई, मेरा जन्म पटना में हुआ। मैं वहां पर मैट्रिक का विद्यार्थी था। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। ये निशुद्ध अनपढ़ है, ये बिल्कुल अनपढ़ है, और ये गलत तरीके की राजनीति करने कर भ्रामक चीज फैलाने की कोशिश कर। क्या कहते हैं? गरीबी। मैंने आपको बता दिया 1% से कम आ गई अति गरीबी, 10% से कम आ गई गरीबी। ये कहते हैं महंगाई। महंगाई, मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं, और मेरे भाइयों नोट कर लेना। दुनिया में कोरोना की मार पड़ी, दुनिया में यूक्रेन के लड़ाई का मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा। लेकिन आप आंकड़े सुन लो। फ्रांस में ग्रोथ रेट
6.8% है। यूनाइटेड स्टेट्स का जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.9% है। ब्राजील का 4.6% है। आज से 2 दिन पहले वो अमेरिका की धरती पर गए। उन्होंने अमेरिका में टॉप जो दुनिया के जाने माने आर्थिक जगत से संबंध रखने वाले नेता रहे, उनके साथ मुलाकात की। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया मानती है कि उनके नेतृत्व के कौशल ने देश को और दुनिया को एक नई दिशा दी है, एक नई ताकत दी है। और इसीलिए आज से 2 दिन पहले हमारे मशहूर नोबेल प्राइज विनर पॉल रोमर ने कहा, वह दिन मेरे लिए सौभाग्यशाली होता है जिस दिन मैं कुछ नया सीखता हूं। और आज मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से मिली है। मुझे एक नहीं अनेकों नई बात जानने का मौका मिला है। मुझे ये 23 तारीख को सारे तो वहीं नासा और इसरो 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीति ढांचा विकसित करेंगे और एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम सामान्य तंत्र भी उद्योग, शिक्षा और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। has helped actualize India-US New and Emerging Renewable Energy Technologies Action Platform. The launch of this platform will accelerate cooperation in green hydrogen, offshore and onshore wind, and other emerging technologies. As you all know, India has announced the world's largest green hydrogen mission, and this platform will complement that very Indian ambition. India now has become the newest partner in the Mineral Security Partnership, which will help accelerate development of diverse and sustainable critical energy mineral supply chains. This, ladies and gentlemen, is just a small reflection of the big Indian agenda that was serviced by the Pradhan Sevak during his US visit. As the Prime Minister said, this is the era of dialogue and diplomacy. That the oldest democracy, through dialogue and diplomacy, has yet again delivered for the people of India, I think is best enunciated in the partnerships that I have. मध्य प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। भोपाल लगे पोस्टरों पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है, लेकिन ये लोग आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जबकि सरकार में ये लोग बैठे हुए हैं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मुझ पर आज तक उंगली नहीं उठाई और आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। कह रहे कि हम भ्रष्ट हैं। अगर हम भ्रष्ट हैं तो 3 साल से सरकार आप में है, और अगर आपकी सरकार भ्रष्टाचार थी तो फिर आपने कैसे क्यों नहीं चलाया। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि आज उनके पास कहने को कुछ नहीं है, लेकिन हमारे देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेश मध्य प्रदेश के हैं, जहां पर आप सच का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं बचा है। सोच रहे हैं कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार तक राज्य में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। राज्य में अलग अलग स्थानों पर ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक फिलहाल
राज्य में बाढ़ से जल्द राहत की उम्मीद नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे जलस्तर और बढ़ सकता है। उधर गुरी जिले के तामुलपुर में बाढ़ के कारण एक मौत की सूचना भी मिली है। साम्राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम तक बाढ़ के कारण 4.95 लाख लोग प्रभावित हुए। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट ने कहा है कि ब्रह्मपुत्रा नेमाघी घाट और दुबरी में खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को ट्रायल में छूट मिलने पर पहलवान योगेश्वर दत्त भड़के, बोले कि क्या धरने का मकसद यही था या कुश्ती के लिए काला दिन है। नहीं पता कि आयोग की एडो कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसी ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 उनके 100 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है, और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहली फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया। जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए, तो मैं सभी हमारे जितने भी पहलवान हैं, ग्रीको रोमन के, फ्री स्टाइल के और लड़कियां, तो आप अपनी आवाज जरूर उठाइए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, पर आप अपनी आवाज उठाइए, मीडिया के माध्यम से उठाइए। आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, गृह मंत्री जी को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, आईओए को आप पत्र लिखिए, और जो ये फैसला है कमेटी का, इससे अवगत कराइए। आज तक के इतिहास में, कुश्ती इतिहास में कभी पिछली फेडरेशन ने भी ऐसे फैसले नहीं किए। उन्होंने ट्रायल, बिना ट्रायल के भी टीम भेजी है, पर वो नंबर 1 टीम भेजी है। ट्रायल में छूट भी दी गई है, पर वो सबके लिए नहीं थी। जो आउटस्टैंडिंग पहलवान था और करंट में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने, ये पहलवान तो लगभग 1 साल से मैच से ही दूर है, शायद 1 साल से ज्यादा हो चुका। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही तनातनी जगजाहिर है। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने गुरुवार को उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है। उपराज्यपाल को लिखे पत्र में आतिशी ने दिल्ली में मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ने जाने पर नाराजगी जताई है। आतिशी ने कहा कि आपके द्वारा ही दिल्ली में 11 मंदिरों और 3 मजारों को तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया है, और साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि मंदिर और मजारों को तोड़ने का आदेश तुरंत वापस लिया जाए, और ये लोगों की आस्था का विषय है। इससे राजधानी में माहौल खराब हो सकता है। दिल्ली के लोग अमन और चैन चाहते हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़कर वह नफरत नहीं चाहते। बीते 16 जून को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष लगातार विवादों से घिरी हुई है। ये फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा में है। लगातार हिंदू संगठन इस फिल्म के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, और इसी फहरिस्त में गुरुवार को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 स्थित जीएस सिनेमा पर फिल्म आदिपुरुष को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। आपको बताते चले कि यह विरोध प्रदर्शन शिवसेना की ओर से किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिल्म को बैन करने की मांग की है। वहीं रोहिणी स्थित जीएस पर शिवसेना द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल शिवसेना के उत्तर पश्चिम जिला प्रमुख बनी सिंह के नेतृत्व में फिल्म के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।